is Akanksha Singh. Welcome you on YouTube channel Way to JRF. आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉक टेस्ट सीरीज़ नंबर 49। तो इसके पहले के सारे वीडियोस आप एक जगह देखना चाहते हैं तो उसका एक पूरा प्लेलिस्ट है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप 49 के पूरे 49 वीडियोस एक साथ चेक कर सकते हैं सीक्वेंस में। तो आप पूरा प्लेलिस्ट ज़रूर देखिएगा, आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगा। होम साइंस से रिलेटेड कोई भी प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो उसके लिए मॉक टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, उसको आप ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारे PDF वहीं पर मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1। फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेथड ऑफ डाइट सर्वे। इनमें से कौन सा एक डाइट सर्वे का मेथड नहीं है? जहाँ पे ये नॉट वाले क्वेश्चन होते हैं इनको थोड़ा सा केयरफुली पढ़ना रहता है। तो फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेथड ऑफ डाइट सर्वे, इनमें से डाइट सर्वे का एक मेथड नहीं है। फूड फ्रिक्वेंसी क्वेश्चनेयर ये है, इसको शॉर्ट में FFQ भी बोलते हैं, फूड फ्रिक्वेंसी क्वेश्चनेयर। 24 आवर रिकॉल मेथड ये भी डाइट सर्वे का एक मेथड है। फूड वेटमेंट ये भी एक डाइट सर्वे का मेथड है। BMI ये डाइट सर्वे का मेथड नहीं है। बॉडी मास इंडेक्स ये जो है ये डाइट सर्वे का मेथड नहीं है। तो आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज। नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है? इसमें दो फैक्टर होते हैं, एक SBP मीन्स सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, DBP मीन्स डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जो सिस्टोलिक होता है ये ज़्यादा होता है, ये होता है 120 mmHg, और जो डायस्टोलिक वाला होता है वो होता है 80 mmHg। ठीक है, तो जहाँ पे जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 120 से कम होना चाहिए, और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 80 से कम होना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? और ये जो mmHg है, ये mmHg इसका यूनिट होता है। तो कई बार पूछ लेते हैं इसका यूनिट क्या है और इसको कैसे लिखा जाता है। तो बिल्कुल ऐसे ही स्मॉल m कैपिटल H फिर स्मॉल g ऐसे ही लिखते हैं। तो बिल्कुल ये आपको यूनिट का सीक्वेंस भी और यूनिट क्या है ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछते हैं कि जो ब्लड प्रेशर मेज़र करने के बाद जो उसका यूनिट है वो क्या है। तो करेक्ट आंसर जो है वो A है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज़ लेस देन 120 mmHg एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज़ लेस देन 80 mmHg। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है JIT का फुल फॉर्म है जस्ट इन टाइम। तो जस्ट इन टाइम ये क्या है? सिस्टम ऑफ प्लानिंग नहीं। टाइप ऑफ मैनेजमेंट अप्रोच यस, जो JIT है जस्ट इन टाइम ये एक मैनेजमेंट अप्रोच है। जैसे MBU JIT है, MBU है, ये सब मैनेजमेंट अप्रोचेज हैं। टाइप ऑफ बजट भी नहीं है। परफॉर्मेंस अप्रेजल ये भी नहीं है। तो जो जस्ट इन टाइम ये है टाइप ऑफ मैनेजमेंट अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इज़ द स्मॉलेस्ट लैंग्वेज यूनिट दैट हैज़ मीनिंग। लैंग्वेज की सबसे छोटी यूनिट जिसका अपना एक मीनिंग होता है तो वो क्या है? तो लैंग्वेज की सबसे छोटी यूनिट जिसका अपना मीनिंग होता है वो है मॉर्फीम। ठीक है, मॉर्फीम मीन्स सबसे स्मॉलेस्ट मीनिंग जिसको ब्रेक नहीं किया जा सकता है, इससे छोटा और कोई यूनिट नहीं होगा। उसके बाद इनको भी देखते हैं। फोनीम मीन्स एक डिस्टिंक्ट साउंड या फिर एक स्पेसिफिक साउंड जो भी हम बोलते हैं, जैसे B, D, T जो भी हम वर्ड बोल रहे हैं उसका एक साउंड आ रहा है, ये हर वर्ड का अलग अलग अपना डिस्टिंक्ट साउंड है। तो किसी भी लैंग्वेज का जो अलग से अपना डिस्टिंक्ट साउंड होता है, जब हम बोलते हैं कुछ प्रोनाउंशिएट करते हैं तब जब वो साउंड आता है उसको बोलते हैं फोनीम। उसके बाद आता है सिंटैक्स। सिंटैक्स मीन्स देखो, सिंटैक्स इज लगभग थोड़ा सा सिमिलर टू सेंटेंस। तो जो सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है, जो हम सेंटेंस बोलते हैं वो कैसे फॉर्म हो रहा है, उसके रूल्स क्या हैं, तो ये आता है सिंटैक्स मीन्स रूल्स क्या है फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। कोई भी लैंग्वेज है उसमें हमने किसी ने कोई सेंटेंस बोला तो वो सेंटेंस कैसे बना है, उसके रूल्स क्या हैं, तो ये आते हैं सिंटैक्स में। उसके बाद आता है सिमेंटिक्स मीन्स किसी भी वर्ड का या फ्रेज का मीनिंग। जैसे हमने बोला डेस्टिनेशन कोई वर्ड, तो इसका मीनिंग क्या है, उसको हम क्या मीनिंग उसका इंटरप्रेट करेंगे तो उसको बोलते हैं सिमेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है
इन्वॉल्व यूनिवर्सल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस ड्यू टू जेनेटिक प्रोग्रामिंग। अब देखो यहाँ पे बोला है कि यूनिवर्सल है, ठीक है, और यूनिवर्सल है और इरिवर्सिबल है। जो यूनिवर्सल मीन्स हर एक के साथ होता है, इरिवर्सिबल है और जिसको चेंज नहीं किया जा सकता है, ड्यू टू जेनेटिक प्रोग्रामिंग। तो जेनेटिक प्रोग्रामिंग में क्या आता है, एजिंग आती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सेंसेस मीन्स एजिंग। इसको एक इसका सिंपल नेम है AGING, एजिंग, ठीक है, इसको एजिंग भी बोलते हैं। तो इसका ये करेक्ट आंसर है, ये एजिंग जो है वो जेनेटिक प्रोग्राम है। जो सब एजिंग एक नेचुरल यूनिवर्सल प्रोसेस है जिसको चेंज नहीं किया जा सकता है, या इरिवर्सिबल या रिवर्स नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डाइज विच डू नॉट हैव अफिनिटी फॉर कॉटन फैब्रिक। ऐसी डाइज जिनकी कॉटन फैब्रिक के लिए अफिनिटी नहीं है, मीन्स कॉटन फैब्रिक के लिए ज़्यादा यूज नहीं होती हैं, तो ऐसी डाइज हैं बेसिक डाइज। एंड हम एक वीडियो, उसमें हम एक नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, उसमें हम डाई के बारे में एक प्रॉपर डिटेल डिस्कस करेंगे, तो हम वहाँ पे सारी डाइज डिस्कस करेंगे। तो अभी यहाँ पे जो है वो कॉटन फैब्रिक के लिए डाई जिसकी अफिनिटी नहीं होती है वो है बेसिक डाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द फंक्शन ऑफ डिस्पर्जिंग एजेंट इज। डिस्पर्जिंग एजेंट का फंक्शन क्या होता है, अलाउ फॉर्मेशन ऑफ फोम, नहीं, इंक्रीज द रेट ऑफ डाइंग, नहीं, टू वेट द फैब्रिक यूनिफॉर्मली, ये भी नहीं है, टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ मास, हाँ ये सही है। जो डिस्पर्जिंग एजेंट होते हैं वो एक जगह पे मीन्स सब पूरा कलर एक जगह पे या फिर कुछ एक जगह पे पूरा इकट्ठे नहीं होने देते हैं, मीन्स कोगुलेट नहीं होने देते हैं, ये होता है डिस्पर्जिंग एजेंट का काम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द एजुकेशनल एंड रिलीजियस एक्टिविटी ऑफ फैमिली आर पार्ट ऑफ। जो एजुकेशनल और रिलीजियस एक्टिविटी हैं किसी फैमिली की, वो कौन सी पार्ट है फैमिली का, हाउस होल्ड एनवायरनमेंट, नियर एनवायरनमेंट, लार्ज एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जो भी एजुकेशनल और रिलीजियस रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं वो नियर एनवायरनमेंट में आती हैं, क्योंकि ये हमारे फैमिली में होती हैं, फैमिली के अंदर होती हैं, बाहर से इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हो, तो इनको बोलते हैं नियर एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नीम, NEEM, तो इसका फुल फॉर्म पूछा गया है कई बार। तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिमेंट्री एजुकेशन मिशन, ठीक है, नेशनल एलिमेंट्री एजुकेशन मिशन इसका फुल फॉर्म है। तो इस मेनली इसका फुल फॉर्म ही पूछा गया है कई बार, जब भी पूछा गया है तो इसका फुल फॉर्म ही पूछा गया है, तो आप इसका फुल फॉर्म जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम वुड बी आइडियल टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ चिल्ड्रन टू सेल चॉकलेट टू देम। देखो, अगर किसी को अट्रैक्ट करना है, किसी को इन्फ्लुएंस करना है, जो भी एडवर्टीजमेंट के थ्रू, जैसे चॉकलेट के एडवर्टीजमेंट आते हैं, एंड कुछ भी किसी भी चीज़ का एडवर्टीजमेंट है, जैसे कोई फेस वॉश है, कोई चॉकलेट है, कुछ और भी फूड आइटम हैं, तो जिनके जो एडवर्टीजमेंट आते हैं, सिंपल देखो, अगर न्यूज़पेपर पे आ रहा है, रेडियो पे आ रहा है, टेलीविज़न में आ रहा है, तो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट कौन सा मीडिया करता है, तो सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट करता है वो टेलीविज़न मीडिया है। टेलीविज़न पे जो हम देखते भी हैं विजुअल, उस वहाँ पे ऑडियो एंड वीडियो बहुत चीज़ें हैं जहाँ पे हमारे ऑडियो वीडियो दोनों सेंसेस यूज़ हो रहे हैं, तो ये ज़्यादा अफेक्ट करता है। अब रेडियो पे हम ऑडियो यूज़ होगा, न्यूज़पेपर में विजुअल है, बट टेलीविज़न में हमारे ऑडियो विजुअल बोथ सेंसेस यूज़ हो रहे हैं। तो जो टेलीविज़न पे जो एडवर्टीजमेंट आएगा या टेलीविज़न पे कुछ आता है वो जल्दी अफेक्ट करता है, वो जल्दी अटेंशन सीक करता है, उस पर जो अटेंशन है वो जल्दी जाती है, और बेस्ट एग्जांपल है इन्फ्लुएंस करने के लिए टेलीविज़न के थ्रू एडवर्टीजमेंट। नेक्स्ट आता है, एग हैज़ द फॉलोइंग रोल इन फूड प्रिपरेशन। जब फूड प्रिपरेशन में एग्स के या एग का क्या क्या रोल है, तो एज अ लीवनिंग एजेंट सही है, एज अ थिकनिंग एजेंट ये भी सही है, फॉर्मेशन ऑफ फोम ये भी सही है, तो डी ऑप्शन सही है। ऑल ऑफ दीज, लीवनिंग एजेंट, थिकनिंग एजेंट, फॉर्मेशन ऑफ फोम, ये सभी जो हैं फैक्टर हैं, सभी रोल हैं एग के फूड प्रिपरेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर इन फूड ऑफ प्लांट ओरिजिन। जो प्लांट ओरिजिन के फूड हैं इनमें से कौन सा एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर नहीं है, मीन्स इसमें जो दिए हैं इसमें से एक ऐसा फैक्टर है जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर नहीं है, बाकी सारे एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर हैं। एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर मीन्स जो फूड में जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है उसको बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होने देना, उसको बोलते हैं एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर।
तो जो एंटीऑक्सीडेंट है ये एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर नहीं है। बाकी टेनिन्स है, ट्रिप्सिन इनहिबिटर है, फाइटेट है, ये सब एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर हैं जो न्यूट्रिएंट्स को बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होने देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ विटामिन ए। इनमें से कौन से विटामिन ए के फंक्शन हैं? ठीक है, तो सबसे पहले है विजन, ये इसका फंक्शन है। इम्यून रिस्पॉन्स, ये भी इसका फंक्शन है। मेंटेनेंस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, ये भी विटामिन ए का फंक्शन है। तो विजन है, इम्यून रिस्पॉन्स है, मेंटेनेंस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, ये तीनों विटामिन ए के फंक्शन है। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पेपर में पूछा गया है, स्पेशली विटामिन ए के फंक्शंस के बारे में ज़्यादा पूछा गया है। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन है, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर कौन है? तो सिंपल सी बात, एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं? जो नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या कुछ अपना सेटअप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो वो होते हैं एंटरप्रेन्योर्स। तो एंटरप्रेन्योर्स में क्या आएगा? समवन हु इन्वेस्ट टाइम एंड मनी टू स्टार्ट बिजनेस। सिंपल सी बात है, जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो टाइम और मनी दोनों चीज़ें उसमें इन्वेस्ट करेंगे, तो ये तो सही है। समवन हु टेक रिस्क टू मेक प्रॉफिट। अब बिजनेस करेंगे, बिजनेस बनाएंगे, ठीक है, उसमें जब पैसा और टाइम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ से प्रॉफिट भी तो गेन करेंगे, तो उसके लिए एक रिस्क उठाएंगे कि हाँ, प्रॉफिट के लिए रिस्क भी उठाएंगे, ये भी सही है। हु ट्रैवल एक्सटेंसिवली, ये इसका कोई रिलेशन नहीं है कि ज़्यादा ट्रैवल करेंगे तो अच्छे एंटरप्रेन्योर हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो डी, ऑप्शन डी सही है। बोथ ए एंड बी मीन्स कोई भी पर्सन जो अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है और उसमें पैसा और टाइम दोनों चीज़ें इन्वेस्ट कर रहा है, और साथ में इन फ्यूचर उसमें प्रॉफिट कैसे गेन किया जाए उसके लिए रिस्क उठाना, ये होते हैं मेन कैरेक्टरिस्टिक एंटरप्रेन्योरशिप के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एन इकोनॉमिक डिसीजन इन फैमिली डील्स विद। फैमिली में जब इकोनॉमिक डिसीजन लिया जाता है, मीन्स मनी से रिलेटेड या बजट बनाया जाता है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे इकोनॉमिक डिसीजन की। तो क्या होते हैं? मल्टीपल गोल्स, सिंगल गोल्स, मल्टीपल वैल्यूज़, स्केयर रिसोर्स। अब बात है फैमिली की, तो गोल भी मल्टीपल होंगे, क्योंकि अगर इंडिविजुअल पर्सन की बात करें तो वहाँ पे सिंगल गोल आएगा। अब फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स हैं और सबका अलग अलग गोल है, तो यहाँ पे हो जाएगा मल्टीपल गोल। मल्टीपल गोल है और रिसोर्सेज कम है, तभी तो हम उसको मैनेज कर रहे हैं। तो मल्टीपल गोल को कम से कम रिसोर्सेज में कैसे अच्छे से अचीव करना है, यही तो होता है ना डिसीजन मेकिंग एंड मैनेजमेंट। तो सिंपल है यही, जिसमें वन ऑप्शन नंबर इसका सी सही है कि मल्टीपल गोल को कम से कम रिसोर्सेज में अच्छे से गेन करना, यही होता है इकोनॉमिक डिसीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अरेंज द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग अकॉर्डिंग टू बंड्यूरा। बंड्यूरा ने दिया है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको सीक्वेंस में अरेंज करना है। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसके प्रिंसिपल क्या है? मोटिवेशनल प्रोसेस, अटेंशन प्रोसेस, प्रोडक्शन प्रोसेस एंड रिटेंशन प्रोसेस। तो इनको जब हम सीक्वेंस में अरेंज करेंगे तो क्या है इसका सीक्वेंस? सबसे पहले कोई चीज़ अब हमें सीखनी है, क्योंकि लर्निंग ऑब्जर्वेशन है, कुछ चीज़ें सीखना है अगर, तो जो भी चीज़ सीखना है उसके लिए सबसे पहले हम उस पर अटेंशन देंगे कि है क्या चीज़। जब उस पर हम अटेंशन देंगे तभी तो उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पाएंगे। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना मीन्स इन्फॉर्मेशन को रिटेन कर पाएंगे, उस पर रिटेंशन होगा। जब रिटेंशन होगा उसके बाद प्रोडक्शन, लास्ट में होगा मोटिवेशन। तो बी ऑप्शन सही है, अटेंशन होगा, फिर रिटेंशन होगा, देन प्रोडक्शन, देन मोटिवेशन प्रोसेस। ये बंड्यूरा का जो लर्निंग ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी है उसके प्रिंसिपल्स हैं ये, तो बी ऑप्शन सही है। सबसे पहले जो भी चीज़ें हैं उन पे ध्यान देना, उनके बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, फिर उनके बारे में एक वो करना कि कैसे उनको क्योंकि जो लाइन टू लाइन या फिर जो भी लाइन टू लाइन आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, तो ज़रूरी तो नहीं है कि आप लाइन टू लाइन सेम वैसी ही इन्फॉर्मेशन रिटेन कर लेंगे। तो उसको अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट करना है, मीन्स इन्फॉर्मेशन वही रहना है, उसको अपने अकॉर्डिंग कुछ स्टोरी फॉर्म में या सिंपल वर्ड्स में रिटेन करना, उसके बाद उसी पे वर्क करना, ये होता है ऑब्जर्वेशन लर्निंग। तो इसका ये बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाता है, राइट सीक्वेंस ऑफ एस्टेब्लिशिंग HACCP। तो आपको HACCP का फुल फॉर्म बताना है कि HACCP का फुल फॉर्म क्या है, कमेंट सेक्शन में बताना है आपको, और ये कब आया था। देखो फुल फॉर्म तो आपको बताना ही बताना है, उसके बाद में अगर आपको पता है कि HACCP कब आया था तो आप ये भी बताइएगा। तो इसके जो स्टेप्स दिए हैं ये, इनको करेक्ट सीक्वेंस में
अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या है, हम हज़ार्ड को एनालाइज करेंगे या आइडेंटिफाई करेंगे हज़ार्ड कहाँ है। तो सबसे पहले कोई भी प्रोग्राम है तो सबसे पहले हम वहाँ पे देखते हैं ना कि प्रॉब्लम्स कहाँ से आ रही हैं, क्या ओरिजिनेट हो रहा है कहाँ से। तो सबसे पहले कि इसमें हज़ार्ड या प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, तो आइडेंटिफाई करेंगे हज़ार्ड, उसकी सीवियरिटी को देखेंगे, उसके रिस्क को देखेंगे क्या है। उसके बाद उसमें देखेंगे कि उसका जो कंट्रोल पॉइंट है वो कितना ज़्यादा, जो भी हज़ार्ड है जहाँ से ओरिजिनेट हुआ है वहाँ से उसको अगर कंट्रोल करना है तो उसका जो कंट्रोल पॉइंट है वो कितना ज़्यादा क्रिटिकल है, उसको वहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। फिर इस्टेब्लिश करेंगे क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। उसके बाद उसको मॉनिटर करने के लिए एक प्रोसीजर बनाएंगे, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट को कैसे मॉनिटर करें उसका एक प्रोसीजर होगा। उसके बाद एक करेक्शन, अब हमारे पास हमने देख लिया क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट क्या है, कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, उसको कैसे मॉनिटर करना है। देन उसके बाद उसको करेक्टिव एक्शन क्या होगा, उसको कैसे सुधारा जा सकता है, देन करेक्टिव एक्शन लेंगे। अब करेक्टिव एक्शन भी हो गया, अब उसके बाद हमें पूरा एक रिकॉर्ड भी तो बनाना होगा, कहाँ से जनरेट हुआ था, कितना क्रिटिकल था, इसका क्या मॉनिटरिंग हुई, उस पर एक्शंस क्या क्या लिए गए, उसका पूरा एक रिकॉर्ड होगा। और ये सारा जो रिकॉर्ड हुआ है उसको एक वेरीफाई करने के लिए एक प्रोसीजर बनाएंगे, तो लास्ट में वेरिफिकेशन होगा। तो जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो आपको HACCP का फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में बताना है, साथ में ये भी बताना है आपको ये कब आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गिव द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पियाजे की सेंसरी मोटर सब स्टेजेज। पियाजे की जो सेंसरी मोटर सब स्टेज हैं, क्योंकि फर्स्ट जो पियाजे की जो फर्स्ट स्टेज है उन्होंने दिया है वो है सेंसरी मोटर, ठीक है। अब सेंसरी मोटर में भी सब स्टेजेज हैं, तो उसमें कितनी सब स्टेजेज हैं, इसमें 6 सब स्टेजेज हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि पियाजे की जो सेंसरी मोटर वाली स्टेज है उसमें कितनी सब स्टेजेज हैं, उसमें 6 सब स्टेजेज हैं। तो इनको सीक्वेंस में अरेंज करना है, तो इनका सीक्वेंस क्या है, देखते हैं क्या है इनका सीक्वेंस। सबसे पहले ऑप्शन में क्या है, रिफ्लेक्सिव स्कीम, प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, मेंटल रिप्रेजेंटेशन, सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन एंड टर्सरी सर्कुलर रिएक्शन। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव स्कीम आएगा। उसके बाद अब यहाँ पे हमें देखो, यहाँ से हमें थोड़ा देखना पड़ेगा, ये प्राइमरी दिया है, सेकेंडरी दिया है, ये टर्सरी दिया है, तो क्या आएगा पहले, सबसे पहले सिंपल सी बात है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी करके दिया तो प्राइमरी आएगा। फिर बीच में ये आ गया एक, फिर क्या आएगा, सेकेंडरी आएगा। फिर आया है कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, फिर सेकेंडरी जो सर्कुलर रिएक्शन था इनका कोऑर्डिनेशन आएगा। फिर आएगा टर्सरी सर्कुलर रिएक्शन, लास्ट में आएगा मेंटल रिप्रेजेंटेशन। तो जो करेक्ट आंसर है वो ए ऑप्शन है। पहले आएगा रिफ्लेक्सिव स्कीम्स, देन प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, देन आएगा सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, देन आएगा कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, देन टर्सरी सर्कुलर रिएक्शन एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनको मैच करना है, मैचिंग द फॉलोइंग, ठीक है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। यहाँ पे कुछ बैक्टीरियाज या इन्फेक्टेंट दिए हैं जिनकी वजह से क्या डिजीज़ होती है। सैल्मोनेला की वजह से होता है इंट्रिंसिक फीवर, शिगेला की वजह से होता है डिसेंट्री, टीनिया सोलियम से होता है सिस्ट इन ब्रेन। ये टीनिया सोलियम जो है ये पिग्स में पाया जाता है, पोर्क मीट में पाया जाता है। और पोर्क मीट अगर ठीक है, इससे एक और डिजीज़ होती है, उसको बोलते हैं ट्रिचिनेलिसिस। उसके बाद आता है प्रोटोजोआ क्या है, प्रोटोजोआ एक इससे होता है अमेबिक डिसेंट्री। उसके बाद आता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, इससे होता है पेप्टिक अल्सर। तो ए ऑप्शन सही है। और ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता ही आता है, नहीं ये वाले इन्फेक्टेंट नहीं होंगे तो कोई और इन्फेक्टेंट होंगे, कुछ तो कॉमन आ जाते हैं, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, इनको आप ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यहाँ पे दिए हैं साइंटिस्ट के नेम और इन्होंने क्या क्या थ्योरी दी है उसके बारे में दिया हुआ है। तो पार्कर, कोटलर, ड्रकर, ग्रैंजीन, इन लोगों ने क्या क्या थ्योरी दी है उसके बारे में देखते हैं। पार्कर ने दी है ह्यूमन वैल्यूज़, कोटलर ने दिया है कंज्यूमरिज्म। उसके बाद आता है ड्रकर ने दिए हैं मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स। ग्रैंडजीन इन्होंने दिया है एर्गोनॉमिक्स मीन्स जहाँ पे ह्यूमन एंड कंप्यूटर या ह्यूमन एंड मशीन का इंटरेक्शन, जहाँ पे ह्यूमन और मशीन्स एक साथ काम करें उसको बोलते हैं एर्गोनॉमिक्स। तो इसका जो आंसर है वो है
ऑप्शन नंबर ए ये सही है। नेक्स्ट यहाँ पे ये आंसर्स हैं, तो आंसर्स भी आप देख लीजिएगा। एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। एंड अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड HACCP का फुल फॉर्म क्या है ये आपको कमेंट सेक्शन में करके बताना है। एंड जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।